जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है मार्गेंथाउ के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 6 सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्गेंथाउ ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया और ये 6 सिद्धांत, इसी संदर्भ में ये 6 सिद्धांत हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में, यथार्थवादी सिद्धांत के क्षेत्र में। ये 6 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, मार्गेंथाउ ने 1948 में एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स अमोंग नेशन, और उन्होंने उसमें अमेरिका की विदेश नीति का विश्लेषण किया और उसी में इन्होंने इन 6 सिद्धांतों का भी वर्णन किया। तो उनके जो सिद्धांत हैं, उनके मूल जो 6 सिद्धांत हैं, उसमें पहला है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल रूप से मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित होता है। तीसरा है कि राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं। चौथा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो नैतिकता से संचालित नहीं होती है, बल्कि उसका संचालन तो शक्ति और राष्ट्रीय हित से होता है, ना कि नैतिकता से। और अगला है, राज्य के उद्देश्य सार्वभौमिक सरोकारों से पृथक हो सकते हैं, यानी जो वैश्विक उद्देश्य हैं, राज्य के उद्देश्य उन वैश्विक उद्देश्यों से अलग हो सकते हैं। और छठवां है कि राजनीति एक स्वायत्त प्रक्रिया है। तो हमने पढ़ा, अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है कि मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल रूप में मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है। तो आप यहाँ बड़े सरल ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब वस्तुनिष्ठ क्या है, समझिए कि वस्तुनिष्ठ क्या है। वस्तुनिष्ठ का अभिप्राय है, यहाँ रखिए, पहला सिद्धांत देखते हैं हम कि मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल रूप में मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है। और मार्गेंथाउ ने मनुष्य के स्वभाव को मूल रूप में प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला कहा है। अतः मानव स्वभाव सदैव दूसरों पर प्रभुत्व का प्रयास करता है या दूसरों को अधीन बनाने का प्रयास करता है। इसी प्रभुत्व की लालसा में मानव का परस्पर संघर्ष देखा जाता है। राज्य मानव समाज का ही संगठित रूप है, इसलिए राष्ट्र राज्यों के मध्य संघर्ष देखा जाता है। मानव स्वभाव को अपरिवर्तनशील और अगर स्थायी मान लिया जाए, जैसा कि मार्गेंथाउ ने माना है, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शाश्वत रूप में शक्ति के लिए एक संघर्ष होगी। और ये संघर्ष वर्तमान में भी है और इतिहास में भी था और भविष्य में भी रहेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए संघर्ष एक शाश्वत बन जाएगा। तो देखिए, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मूल बात क्या है कि वो वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित है। किस पर? वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर। तो वस्तुनिष्ठ कहने का अभिप्राय क्या है? वस्तुनिष्ठ कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी वस्तु सार्वभौमिक है, यानी किसी भी वस्तु को, चाहे वो मैं देखूं या आप देखें या कोई तीसरा देखे, वो वही है। वो कोई सब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि वो वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब, जैसे कोई वस्तु है, उसको चाहे कोई भी व्यक्ति देखे, उसमें अलग भाव नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने मानव के स्वभाव को वस्तुनिष्ठ माना, यानी ये सब स्वभाव सार्वभौमिक रूप से ऐसा है। तो उन्होंने कैसा बताया मानव का स्वभाव? मानव स्वार्थी है और मानव स्वभाव कैसा है? प्रभुत्व की इच्छा करने वाला। वो हमें तक क्या चाहता है? तो इसलिए कहा कि मानव का स्वभाव कैसा है? वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ स्वभाव है। और तो उसका स्वभाव फिर कैसा है? उसका स्वभाव शक्ति चाहता है, उसका स्वभाव स्वार्थी है, लालची है, प्रभुत्व चाहता है, शक्ति चाहता है। और जो ये राष्ट्र राज्य, ये फिर इस मानव से ही बनकर बने हैं। दुनिया के जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब मानव ही तो हैं, क्योंकि राज्य के नाम पर सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं, ये मानव हैं। इनका स्वभाव शक्ति और प्रभुत्व चाहने वाला है, इसलिए दुनिया में संघर्ष है, दुनिया में संघर्ष रहेगा, दुनिया में संघर्ष है, दुनिया में संघर्ष रहेगा।
तो ये है, यानी पहले पॉइंट का सार है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल रूप में मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित है। और वस्तुनिष्ठ कहने का अभिप्राय यह है कि जो सार्वभौमिक है, जो सभी के लिए एक जैसा है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो वस्तुनिष्ठ है। और मानव का स्वभाव कैसे बताया उसने? स्वार्थी, लालची, मतलब जो सभी लोगों के लिए एक ही दिखे, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है, जिसकी कोई अलग अलग व्याख्या नहीं कर सकता, ये उसको वस्तुनिष्ठ मानते हैं। चलो दूसरा सिद्धांत है कि राष्ट्रीय हित केंद्र में होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हित क्या होता है? केंद्र क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है, जिसे प्रत्येक राज्य शक्ति के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र है वो राष्ट्रीय हित होता है और जिसे प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब यथार्थवाद का मतलब आप ये समझिए कि अपने लाभ के लिए काम करना, राष्ट्रीय हित यानी अपने हित के लिए काम करना, अपने लाभ के लिए काम करना, और लाभ को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में राष्ट्रीय हित कहते हैं। यथार्थवाद का मतलब है राष्ट्रीय हितों को पूरा करना, और राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, यानी जो सबसे कम खतरनाक हो, शक्तिशाली राष्ट्र, तो वो रास्ता कौन सा है कि शक्तिशाली राष्ट्र से बचें, अपने राष्ट्रीय हितों का विस्तार अपनी क्षमता के अनुसार करें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखो लेन देन चलता है, यानी दोनों राज्यों को कुछ लेन देन करना पड़ता है। जैसे भारत चीन आपस में व्यापार चलता है, व्यापार घाटा भी चलता है, यहाँ तक सब कुछ चलता है। परंतु समस्या तब आती है जब कोई कहता है कि मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। ऐसे चीन कहता है, चारों ओर उसने कह रखा मेरा तो मेरा है और तुम्हारा भी मेरा है। तो यहाँ संघर्ष होता है, यहाँ हित टकराते हैं। यानी कोई भी राष्ट्रीय हित को बढ़ाएगा। राष्ट्रीय हित क्या है? शक्ति राष्ट्रीय हित है, पावर राष्ट्रीय हित है। यानी जो जितना शक्तिशाली है उसके उतनी ज़्यादा सुरक्षित है। यानी शक्तिशाली अगर कोई होगा तो उस पर आक्रमण करने से बचेगा। पर शक्तिशाली के पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, डरेगा उससे। तो शक्ति का मतलब है अपने प्रभाव का विस्तार करते जाना, और शक्तिशाली राज्य से कोई भी भूभाग छीनने से डरेगा, हमला करने से डरेगा। उसने कहा कि विदेश नीति के निर्माण का एक ही आधार होना चाहिए, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय हित। और राष्ट्रीय हित को साधते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखना चाहिए, और राष्ट्रीय हित को साधते समय दूसरे के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी हाँ, राष्ट्रीय हित प्राथमिक है और राष्ट्रीय हित साधने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय हितों को साधते समय मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है, चीन की तरह नहीं। मतलब दूसरे के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए, पड़ोसी के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो राष्ट्रीय हित दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कैसे कि एक तो मार्मिक और द्वितीयक हित। मार्मिक हित ऐसे हित होते हैं जिनको हम किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होते। जैसे आप अपने घर में लगाओ, मार्मिक हित क्या हो सकता है? अपनी जमीन जायदाद, ऐसी कुछ वस्तु जिसको आप नहीं छोड़ सकते। और जो द्वितीयक हित होते हैं उनमें कुछ समझौते की गुंजाइश बनी रहती है, कुछ लेन देन की गुंजाइश बनी रहती है। जैसे भारत और चीन के बीच व्यापार है और व्यापार में व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है और वो व्यापार चीन के पक्ष में है, लेकिन वो चल रहा है। वो उतना प्रबल राष्ट्रीय हित नहीं है जिसको हम नहीं छोड़ सकते। व्यापार है, चल रहा है, राष्ट्रीय किसी के साथ व्यापार घाटा होता है, किसी के साथ व्यापार में लाभ होता है। लेकिन जो नहीं छोड़ा जा सकता वो है क्या? चीन जिस जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है वो। और देखिए मार्गेंथाउ बहुत एक चीज़ और बताता है, वो क्या है? राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय हितों में भी अंतर करना चाहिए। कैसे? जैसे श्रीलंका और भारत के बीच मान लीजिए कि तमिल समस्या क्षेत्रीय हित है, जबकि राष्ट्रीय हित क्या है? श्रीलंका के साथ व्यापार आदि राष्ट्रीय हित है। अगर हम क्षेत्रीय हित पर सख्त दृष्टिकोण अपनाएंगे तो हमारे राष्ट्रीय हित क्या पड़ जाएंगे? खतरे में पड़ जाएंगे।
क्यों पड़ जाएंगे? राष्ट्रहित खतरे में पड़ जाएंगे और श्रीलंका चीन से दोस्ती कर लेगा। तो हमें थोड़ी तमिल समस्या को साइड में रख के चलना चाहिए और जो मुख्य हित है, हमारे जो व्यापार हित है, उनको आगे रखना चाहिए। तो हमने दूसरा था हमारा राष्ट्रीय हित केंद्र में होने चाहिए, और राष्ट्रीय हित दो प्रकार के होते हैं, मार्मिक हित और गौण हित या द्वितीयक हित भी कह सकते हैं। तीसरा है कि राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील होते हैं बच्चों। तो छात्रों, राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील कैसे होते हैं? जैसे देखिए कि मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं। वस्तुतः उसने राष्ट्रीय हित का कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं दिया। वस्तुनिष्ठ का मतलब सार्वभौमिक, एक ऐसा कोई अर्थ देने की प्रयास नहीं किया जैसे मानव स्वभाव का दिया। वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं दिया। अब तो राष्ट्रीय हित को देश काल परिस्थितियों के सापेक्ष मानता है। दूसरे शब्दों में किसी भी राष्ट्रीय हित को हमेशा के लिए सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए यदि राष्ट्र की आंतरिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो या बाह्य विश्व में भी परिवर्तन हो तो राष्ट्रीय हित स्वाभाविक रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए भारत के जो राष्ट्रीय हित 1950 में थे वे आज नहीं हैं। जैसे मान लीजिए, आप अपने ऊपर देखिए, घटा के देखिए इस बात को। जैसे आज आप विद्यार्थी हैं, आज हो सकता है आपको कमरा लेने में समस्या आए कि हम स्टूडेंट को नहीं देते, लेकिन जब कभी आप मकान मालिक बनेंगे, नौकरी लग जाएगी, तो जब आपके पास कोई स्टूडेंट जाएगा तो आप भी कहेंगे नहीं, हम स्टूडेंट के लिए नहीं देते। तो ये जब अब आप क्या हुआ, समय परिवर्तित हुआ, आप स्टूडेंट से मकान मालिक बन गए, तो आपके भी दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया। ऐसे ही राष्ट्र के हित भी परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील क्यों हैं? कि समय और परिस्थितियों के अनुसार देश और काल की परिस्थितियां बदली, इसलिए राष्ट्रीय हित भी बदलते रहते हैं। भाई, राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं। जो हमें 1950 के जो हमारे राष्ट्रीय हित थे अब वो नहीं है, अब हमारे राष्ट्रीय हित दूसरे हैं। आइए चौथा देखते हैं। मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती। मार्गेंथाउ की मूल मान्यता के अनुसार राजनीति का संचालन शक्ति और राष्ट्रीय हित से होता है, ना कि नैतिकता से। उनके अनुसार नैतिक सापेक्षवाद की जॉर्ज केनन की धारणा स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी मान्यता है कि कोई एक देश अपने लिए नैतिकता का निर्माण कर सकता है, लेकिन वह इस नैतिकता को दूसरे देशों पर थोप नहीं सकता। जबकि मार्गेंथाउ को सर्वातीत यथार्थवादी कहा जाता है, क्योंकि वह नैतिकता के किसी बाह्य या आंतरिक बंधन को स्वीकार नहीं करते। मूल प्रश्न उठता है कि क्या मार्गेंथाउ का विचार अनैतिक है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार नैतिकता की एक नई परिभाषा है। उनके अनुसार नैतिकता क्या है? राष्ट्र राज्यों के द्वारा शक्ति अर्जित करना, राष्ट्र हित को संरक्षित करना, यही नैतिकता है। तो चौथा क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती। क्या? नैतिकता से संचालित नहीं होती। तो ये जैसे ये मूल्य क्या है, नैतिक मूल्य क्या हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित नहीं होती? जैसे सदाचार, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, ये सब सार्वभौमिक मूल्य हैं जो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते नहीं हैं। ये हैं, अब इनको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू नहीं कर सकते। आइए पांचवा। अब पांचवा है कि राज्यों के उद्देश्य सार्वभौमिक सरोकारों से पृथक हो सकते हैं। मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्र राज्यों के उद्देश्यों को सदैव विवेक से संचालित किया जाता है, ना कि किसी सार्वजनिक नैतिकता का पालन किया जाता है। अब यह सार्वजनिक नैतिकता का मतलब आप यही समझे, सार्वभौमिक नैतिकता जो देश काल की सीमा से परे हो। और देश काल की सीमा से परे जो सार्वभौमिक नैतिकता है वो क्या है? सदा सत्य बोलना, अहिंसा होनी चाहिए, ये सब दुनिया जानती है, सब जगह समान रूप से ये बातें हैं।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इनसे संचालित नहीं होती, बल्कि वो संचालित किससे होती है? वो विवेक से संचालित होती है। उसमें राष्ट्र हितों को ध्यान रखा जाता है और राष्ट्र की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर मार्गेंताउ की सार्वजनिक नैतिकता का अभिप्राय उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को अपनाना है जिन्हें देश काल से निरपेक्ष माना जाता है, जबकि मार्गेंताउ विवेक और राष्ट्र के हित के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वर्णन करता है, न कि सार्वभौमिक नैतिकता के आधार पर। उदाहरण के लिए वुडरो विल्सन के द्वारा बनाए गए शांति के 14 नियम सार्वभौमिक नैतिकता के उदाहरण बताए जा सकते हैं, जबकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की घटनाओं को देखें तो राष्ट्र राज्यों ने नैतिकता के बजाय राष्ट्रीय हितों के आधार पर कार्य किया। द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि विल्सन के शांति के नियम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कारगर नहीं हो सके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति और राष्ट्रीय हितों से ही संचालित होती है। तो अब समझ में आया पांचवा क्या कह रहा है। अब जैसे पांचवे का मूल सार यह है कि जो राज्य के उद्देश्य है वो सार्वभौमिक सरोकारों से पृथक हो सकते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सार्वजनिक नैतिकता से संचालित नहीं हो सकती। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि सार्वजनिक मूल्य क्या हो सकते हैं। सार्वजनिक वर्तमान में जैसे पर्यावरण की रक्षा बड़ा वैश्विक सरोकार है। इसका मतलब है, पर्यावरण की रक्षा का मतलब है कि आप तेल, गैस, कोयला बहुत कम प्रयोग करें। सभी राज्यों को उनका प्रयोग घटाना चाहिए। लेकिन ईरान, इराक जैसे देश तो पूरे की पूरे तेल और गैस पर निर्भर है, फिर उनका क्या होगा? उनके लिए इस मूल्य का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब मार्गेंताउ के अनुसार ये दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, मार्गेंताउ ने राजनीति को एक स्वायत्त प्रक्रिया कहा है। मार्गेंताउ ने राजनीति का विश्लेषण करते हुए कहा कि राजनीति का स्वरूप चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय एक समान होता है, क्योंकि राजनीति मूलतः शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर केवल इतना है कि घरेलू क्षेत्र में राज्य नामक संप्रभु सत्ता होने के कारण इन संघर्षों पर नियंत्रण किया जा सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी केंद्रीय सत्ता के अभाव होने के कारण ये संघर्ष अनियंत्रित हो जाते हैं। मार्गेंताउ ने राजनीति को इतना अधिक महत्व दिया कि वह इसे स्वायत्त मानता है, इसलिए उसने मार्क्स की भांति आर्थिक तत्वों को प्रमुखता प्रदान नहीं की, ना ही उसने कांट की भांति नैतिकता को मुख्य माना, ना ही भविष्य की कल्पना के अनुसार विधि को, ना ही उसने ग्रोसियस की भांति विधि को प्राथमिकता देता है। वो तो स्वाभाविक रूप में अन्य गैर राजनीतिक कारकों को राजनीति की अपेक्षा द्वितीयक मानता है और राजनीति को ही स्वायत्त मानता है। ना तो वो कांट की भांति नैतिकता को प्रमुख मानता है, ना ही वो ग्रोसियस की कल्पना के अनुसार विधि को प्राथमिकता देता है। ग्रोसियस की कल्पना के अनुसार विधि को प्राथमिकता भी नहीं देता। तो कहने का मतलब मार्गेंताउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवाद के 6 सिद्धांत दिए। यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों में उसका पहला सिद्धांत है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है मूल रूप से मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित होते हैं, और तीसरा है कि राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं, और चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती, और चौथा है कि राज्य के उद्देश्य सार्वभौमिक सरोकारों से पृथक होते हैं। सार्वभौमिक सरोकार हो सकते हैं कुछ और राज्य के हित और कुछ हो सकते हैं। सार्वभौमिक सरोकार हैं जैसे पर्यावरण की रक्षा, मानव अधिकार, ये सार्वभौमिक सरोकार हैं, लेकिन राज्यों के लिए ये सार्वभौमिक सरोकार समान रूप से हों लागू ये जरूरी नहीं है। और अंतिम 6वां है, मार्गेंताउ ने राजनीति को स्वायत्त प्रक्रिया कहा, क्योंकि मार्गेंताउ कहता है कि राजनीति से ही आर्थिक गतिविधि या व्यापार निर्धारित होता है। उदाहरण आपको दिया जा सकता है कि वर्तमान में भारत और चीन के मध्य टकराव है, तो इसके कारण दोनों में व्यापार प्रभावित हो गया, जबकि मार्क्स क्या कहता है कि व्यापार से यानी आर्थिक गतिविधियों से राजनीति प्रभावित होती है। नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि राजनीति, मार्क्स कहता है कि राजनीति से नहीं, जो है कि
मार्गेंथाउ कहता है कि राजनीति से ही अन्य गतिविधियां प्रभावित होती हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।